नमस्कार दोस्तों, आज के फूड सेफ्टी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फूड पॉइजनिंग ट्यूटोरियल के पिछले वाली श्रृंखला में हम लोगों ने देखा था कि हर साल 60 करोड़ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं, जिसमें से 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को फूड पॉइजनिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट लेडीज, लंबी अवधि से बीमार चल रहे लोग और जिन लोगों को अन्य रोगों का इलाज चल रहा है, उन्हें फूड पॉइजनिंग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए आज हम लोग फूड पॉइजनिंग की रोकथाम के उपाय के बारे में जानते हैं। फूड पॉइजनिंग के रोकथाम के लिए फूड को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना होगा, टाइम और टेम्परेचर को मैनेज करना होगा, क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के नियम को पालन करना होगा और अति महत्वपूर्ण बात, फूड हैंडलर्स को नियमित रूप पर ट्रेनिंग देना होगा। जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी स्रोत से फूड में ट्रांसफर होता है तो उसे क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। ये 4 स्रोत से फूड में जा सकता है। पहला कर्मचारी, दूसरा भोजन, तीसरा परिसर, चौथा उपकरण, बर्तन और लिनन। तो आइए अब हम लोग कर्मचारी से क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने का उपाय के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मानव शरीर के अंदर अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक फूड हैंडलर्स को अपने बीमारी का पता नहीं चलता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं होता है, जबकि सिम्प्टोमेटिक फूड हैंडलर्स में बीमारी के लक्षण का पता चल जाता है। फूड हैंडलर्स के द्वारा फूड पॉइजनिंग के रोकने के लिए 3 एक दूसरे के ऊपर आश्रित स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, इन्फेक्टेड पर्सन को फूड हैंडलिंग एरियाज में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। दूसरा, सही तरीके से हाथ धोना चाहिए। और तीसरा, रेडी टू ईट फूड को टच करने से पहले हैंड ग्लव्स या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि 3 में से किसी एक का भी प्रोसेस लैप्स होता है तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी कारण से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन फूड हैंडलिंग एरिया में उपस्थित है तो उसके शरीर में मौजूद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस, लार, एरोसोल इत्यादि के द्वारा खाने को कंटामिनेट कर सकता है। इस प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन की उपस्थिति मात्र से ही फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस कारण से इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स को किसी भी कारण से फूड हैंडलिंग एरिया में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक होने की स्थिति में इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इस कारण से एफएसएसआई के अनुसार साल में एक बार फूड हैंडलर्स का मेडिकल टेस्ट होना अनिवार्य है और इसके साथ में इंट्रिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे टाइफाइड का वैक्सीनेशन लगना अनिवार्य है। जॉन्डिस, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, सोर थ्रोट विद फीवर, विजुअली इन्फेक्टेड लीजन्स जैसे बॉयल कट्स और सोर्स और आंख, नाक, कान के द्वारा डिस्चार्ज हो रहा हो तो इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स को अपने मैनेजर को इमिडिएटली बताना चाहिए और फूड हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। एफएसएसआई के अनुसार यदि किसी का हाथ जल गया हो या फोड़ा हो तो पूरी तरह से ठीक होने के बाद काम कर सकते हैं। एड्स और एचआईवी होने की स्थिति में फूड हैंडलर्स फूड हैंडलिंग एरिया में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको फूड पॉइजनिंग का कोई भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। डायरिया होने की स्थिति में 24 घंटे के अंतराल में 2 टेस्ट निगेटिव होना चाहिए तो वो काम कर सकते हैं। जॉन्डिस होने की स्थिति में फूड हैंडलर्स पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो वो फूड हैंडलिंग एरिया में काम कर सकते हैं। इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स को वर्क रिज्यूम करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है।
क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए किसी भी फूड को खुले हाथों से नहीं छूना चाहिए। हमेशा सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड टेस्टिंग के लिए हमेशा क्लीन और सैनिटाइज स्पून का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड को कभी भी हाथ से टेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड से होने वाले क्रॉस कंटामिनेशन से रोकथाम के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करना अनिवार्य है। फूड स्टोरेज, फूड प्रोडक्शन, फूड होल्डिंग और फूड डिस्प्ले के दौरान 3 फूड सेपरेशन के नियम का पालन करना अनिवार्य है। पहला, मांसाहारी भोजन को शाकाहारी भोजन से नीचे या अलग करके रखना चाहिए। दूसरा, कच्चे भोजन को पके हुए भोजन से नीचे या अलग करके रखना चाहिए। तीसरा, मांस को समुद्री भोजन से नीचे या अलग करके रखना चाहिए। वेजिटेरियन रेफ्रिजरेटर के अंदर रेडी टू ईट फूड, जिसको सर्व करने से पहले कुकिंग और सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे फूड को सबसे ऊपर वाले रैक में स्टोर करना चाहिए, जैसे कि दही, पील्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसे सर्व करने से पहले पील करने की ज़रूरत नहीं है, सलाद, सैंडविच, चीज़ इत्यादि। उसके नीचे वैसे कुक और चिल फूड को रखना चाहिए जिसे सर्व करने से पहले कुकिंग या रीहीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दाल, ग्रेवीज और दूसरे सेमी कुक्ड फूड। इडली, डोसा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कटी हुई सब्जियां इत्यादि को कुक्ड चिल फूड से नीचे रखना चाहिए। सबसे नीचे वैसे धुले हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखना चाहिए जिसे कुकिंग और सर्विंग से पहले पील किया जाता हो। मांसाहारी भोजन को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मांसाहारी भोजन को स्टोर करने के लिए जहां तक संभव हो कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर में स्टोर करना चाहिए। रेडी टू ईट फूड जिसे सर्व करने से पहले कुकिंग की जरूरत नहीं है, उसे सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, जैसे स्मोक्ड सैल्मन। इसके नीचे कुक्ड चिल फूड जिसे सर्व करने से पहले कुकिंग और रीहीटिंग की जरूरत पड़ती है, उसे रखा जाना चाहिए। कच्चे नॉनवेज को माइक्रोबियल लोड और कुकिंग टेम्परेचर के आधार पर स्टोर किया जाता है, यानी कि जिस नॉनवेज में माइक्रोबायोलॉजिकल लोड कम हो और कम कुकिंग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, उसे सबसे ऊपर, और जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल लोड ज़्यादा हो और हाई कुकिंग टेम्परेचर पे वो कुक होता हो, उसे सबसे नीचे स्टोर किया जाता है। रॉ नॉनवेज को स्टोर करने के समय कच्चे फिश को सबसे ऊपर वाले रैक में, कच्चे मीट को फिश से नीचे वाले रैक में, मिंस्ड मीट को कच्चे मीट से नीचे वाले रैक में, पोल्ट्री को मिंस्ड मीट से नीचे वाले रैक में और कीमा पोल्ट्री को पोल्ट्री से नीचे वाले रैक में रखना चाहिए। फूड प्रिपरेशन के समय वेज और नॉन वेज को अलग अलग बर्तन में प्रिपेयर करना चाहिए या अलग अलग समय पर प्रिपेयर करना चाहिए। फूड डिस्प्ले के समय वेज और नॉन वेज को अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाले फूड एडिटिव्स जैसे कलर, प्रिजर्वेटिव इत्यादि एफएसएसआई मानकों के अनुसार सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इससे भी फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर हानिकारक पेस्टिसाइड्स और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इसे सबसे पहले पीने योग्य साफ पानी से धोकर 50 ppm क्लोरीन के पानी से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फ्रूट्स, उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद लीफी वेजिटेबल्स और अंत में रूट वेजिटेबल्स को धोना चाहिए। क्लोरीन सॉल्यूशंस को हर दूसरे या तीसरे धुलाई के बाद टेस्ट पेपर से चेक करते रहना चाहिए। यदि क्लोरीन कंसंट्रेशन कम हो गया हो तो फिर से फ्रेश सॉल्यूशन बनाना चाहिए। यदि धुलाई के समय पानी गंदा हो गया हो तो पानी को चेंज कर देना चाहिए। फूड कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए बर्फ को फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। ओपन फूड को आइस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। फूड को साफ बर्तन में रख करके बर्फ के ऊपर रखना चाहिए।
एक्सपायर्ड और स्पॉइल्ड फूड को कभी भी रीयूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। नए और पुराने खाने को कभी भी मिक्स करके यूज नहीं करना चाहिए। एलर्जन फूड के कारण किसी की मौत भी हो सकता है, इसीलिए एलर्जन फूड इंग्रेडिएंट्स को दूसरे फूड के साथ में मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। इससे बचाव के लिए एलर्जिक फूड की जानकारी होना अति आवश्यक है। फूड प्रिपरेशन के समय हाथ और बर्तन सही से क्लीन और सैनिटाइज करना चाहिए। एलर्जन फूड का ऑर्डर सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और किसी भी तरह की शंका होने पर इसे दूर करना चाहिए। फूड बनाने में नए पैकेट से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे सुरक्षित तरह से सर्व करना चाहिए। सर्व करने से पहले गेस्ट से रिकन्फर्म करना अति आवश्यक है। खाद्य पदार्थ को हमेशा साफ और सैनिटाइज किए गए इक्विपमेंट में ही रखना चाहिए। फूड ग्रेडेड सिंगल यूज प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल फूड स्टोरेज के समय कर सकते हैं। खाद्य तैयारी या वितरण में ठहराव के दौरान उपयोग में किए जा रहे बर्तन को खाद्य पदार्थ में हैंडल को ऊपर रखते हुए रखा जाना चाहिए। वैसे फूड जिसे सुरक्षित भंडारण के लिए टाइम और टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके अंदर उपयोग में आने वाले इक्विपमेंट के हैंडल को ऊपर रख करके भंडारण किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस्तेमाल में आ रहे बर्तन को साफ टेबल या गैस रेंज पर रख सकते हैं। यदि पहले से इस्तेमाल हो रहा बर्तन को किसी एक ही बिना टाइम और टेम्परेचर वाले फूड के लिए किया जाता है, जैसे कि आइस स्कूपर, तो बर्तन को साफ और सैनिटाइज जगह पर रख सकते हैं। पहले से इस्तेमाल हो रहे बर्तन को 57 डिग्री सेल्सियस के पानी के तापमान पर भी रख सकते हैं, परंतु इस कंटेनर को हर 4 घंटे के अंतराल में साफ करना जरूरी है। टेबल के ऊपर गिरे हुए भोजन को तथा खाने को लाने और ले जाने वाले कंटेनर के ऊपर गिरे हुए भोजन को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को हमेशा सूखा रखना चाहिए और किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काउंटर और अन्य उपकरणों की सतह को पोंछने के मध्य में उपयोग में लिए गए कपड़े को 100 ppm क्लोरीन सैनिटाइजर में रखना चाहिए और डेली धुलाई करना चाहिए। कच्चे मीट या फिश के साथ संपर्क में आने वाली सतहों को पोंछने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कपड़ों को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों से अलग रखना चाहिए। ड्राई वाइपिंग क्लॉथ्स और रासायनिक सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन जिसमें उपयोग के बीच गीले पोंछने वाले कपड़े रखे जाते हैं, वे खाद्य मलबे और विजिबल सॉइल से मुक्त होना चाहिए। सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन जमीन से कम 6 इंच ऊपर स्टोर करना चाहिए और यह खाद्य पदार्थ से दूर होना चाहिए। सिंगल यूज दस्ताने का उपयोग रेडी टू ईट फूड या कच्चे मीट के साथ किया गया है तो इसका उपयोग केवल एक ही कार्य के लिए किया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या गंदे होने पर या किए जा रहे कार्य में किसी प्रकार की रुकावट होने पर ग्लव्स को फेंक देना चाहिए। गंदे स्थान पर खाना को स्टोर या प्रोसेस करने से उस जगह में मौजूद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाना दूषित हो जाता है। गंदे गाड़ी में खाना को ट्रांसपोर्ट करने से भी खाना दूषित हो जाता है। फूड स्टोरेज एरिया और फूड प्रोसेसिंग एरिया में गंदगी के कारण कॉकरोचेज, चूहे, मक्खियाँ इत्यादि का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी पेस्ट्स के शरीर पर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, जिससे खाना दूषित हो सकता है और फूड पॉइजनिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। हाई टच सरफेसेज जैसे टीवी रिमोट, स्विच बोर्ड और कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस पे भी बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फूड को कंटामिनेशन से बचाने के लिए हमेशा साफ और सूखे स्थान पर स्टोर करना चाहिए और छिड़काव, धूल या अन्य कंटामिनेशन की संभावना वाले स्थान पर फूड को स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ में फर्श से कम 15 सेंटीमीटर अर्थात 6 इंच ऊपर स्टोर करके फूड को कंटामिनेशन से बचाया जा सकता है। फूड स्टोरेज और प्रिपरेशन के लिए कुछ एरिया को प्रतिबंधित माना गया है, जैसे लॉकर, शौचालय, ड्रेसिंग रूम, गार्बेज रूम, इंजीनियरिंग रूम, लीक हो रही पानी की लाइनें जैसे ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर्स और वाटर कंडेंसेशन के नीचे, सीढ़ी के नीचे, सीवर लाइन के नीचे और
इसके अलावा जहाँ भी कंटामिनेशन होने की संभावना है वैसे क्षेत्र में फूड प्रिपरेशन और हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। क्रॉस कंटामिनेशन की रोकथाम के लिए अलग अलग कलर का नाइफ, कटिंग बोर्ड और बास्केट का इस्तेमाल करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से फूड को 3 टेम्परेचर जोन में मैनेज करना बहुत जरूरी है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम होता है। 4 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे डेंजर जोन बोलते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं जो 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जिंदा रहते हैं। चिल्ड फूड को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में और फ्रोजन फूड को -18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिसीव, स्टोर और डिस्प्ले करना चाहिए, जबकि फ्रोजन फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर थॉइंग करना चाहिए। चूंकि डेंजर जोन में माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है और हमारे फूड हैंडलिंग एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा डेंजर जोन टेम्परेचर पे ही होते हैं, इसलिए पेरिसेबल फूड को या तो 2 घंटे के भीतर कुकिंग कर देना चाहिए या उसे चिल्ड स्टोर कर देना चाहिए। फूड कूलिंग के लिए भोजन का तापमान पहले 2 घंटे में 65 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस और फिर अगले 2 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। गर्म फूड को 65 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर रिसीविंग या डिस्प्ले करना चाहिए। कुकिंग और रीहीटिंग करने के समय भोजन का कोर टेम्परेचर कम से कम 2 मिनट तक 75 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग श्रृंखला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाली श्रृंखला में क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में जानेंगे। आज के फूड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।